नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे पार्ट ए में पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व करा चुका हूं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और एमपीटेट वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहां पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पुराने सालों के प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व कराए हैं, तो वो भी वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक आपको मिलती रहेगी। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। इसमें हमें बताना है कि कौन से भाग में अशुद्धि है। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं, तो नगर की अधिकतर यहाँ पर इस वाक्य में त्रुटि है, क्योंकि नगर की दुकानें नहीं होती हैं, नगर में दुकानें होती हैं। क्लियर है, तो इस भाग में यहाँ पर गलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो अपनी डफली अपना राग का मतलब होता है कि अपने अपने मन के अनुसार चलना। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो इसमें कौन सा अलंकार हम ये बताना है। तो यहाँ पर एक शब्द है कनक, इसका 2 बार उपयोग किया गया है, वो दोनों के अलग अलग यहाँ पर अर्थ है। तो जब एक शब्द का 2 बार उपयोग हो और उसके अलग अलग अर्थ निकलें, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है? आपका यमक अलंकार। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, धरती का पर्यायवाची शब्द है चंचला, विपुला, सरसी या फिर अचला। तो इनमें से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची है? तो इनमें से कौन सा है? अचला। डी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हमें इसमें संधि बतानी है कौन सी है। तो पहले इसका संधि विग्रह आपको पता होना चाहिए, अभिधन उदय। क्लियर है, अभिधन उदय इसका संधि विग्रह है। इसमें कौन सी संधि होती है? आपकी यण संधि। यहाँ पर ई और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? या। क्लियर है, तो इसमें यण संधि होगी आपकी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो इनमें से क्या होगा? अनाहूत बोलते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, या पर जो बिना बुलाए आ जाता है। क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनाहूत। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं आपको सभी को लगभग पता होगा, 14 सितंबर को। क्लियर है। अब किस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, इन सब बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा ब्योहारी राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, तो इनके उपलक्ष्य में भी इसको मनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक ही दिन हुई थी, जिसके चलते यहाँ पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें, तो ये मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। क्लियर है, तो इस पर भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, वह इन सब तथ्यों से खालिस्तान है। तो यहाँ पर इन 4 में से हमें चयन करना है कि किस शब्द की वर्तनी सही है और कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। तो अनभिज्ञ की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? डी वाली, ये वाला। क्लियर है, इसका मतलब होता है जो अनजान हो या फिर जो उन तथ्यों को ना जानता हो, उसको हम बोलते हैं अनभिज्ञ। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो हमें यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, कौन सा है। सबसे पहला है प्रिविलेज। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? PRIVILEGE। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार। इन सबको आप चाहें तो लिख सकते हैं, विशेषाधिकार। क्लियर है। फैमिलियर, FAMILIARE, बिल्कुल यहाँ पर सही है। फैमिलियर का मतलब होता है कि जिनको आप जानते पहचानते हैं। अगला शब्द है यूजुअली। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? USUALLY। यूजुअली इसकी सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है आमतौर पर, नॉर्मली, आमतौर पर। क्लियर है। अगला है न्यूसेंस। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? NUISANCE। यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर ए होता है। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा डालना, यहाँ पर बाधा। क्लियर है, इन शब्दों को आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 वर्ड में आंसर करना है, अ हाउस वेयर चिल्ड्रन विथ नो पेरेंट आर टेकन केयर ऑफ। यानी कि उस घर को हम क्या कहते हैं जिसमें बिना माँ बाप के बच्चे रहते हैं। पहला है क्रीच, इसको हम क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है शिशु सदन, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जो शिशु होते हैं। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर अनाथ की बात नहीं की गई है। अगला हम बात करें हॉस्पिटल, ये आप जानते हैं। नर्सरी की बात करें, इसको भी आप जानते हैं। अगला है ऑर्फनेज, इसका मतलब क्या होता है? अनाथालय। क्लियर है।
अनाथालय किसको हम बोलते हैं? जहां पर बिना माँ बाप के बच्चे रहते हैं। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बेस्ट मीनिंग वाला शब्द बताना, यानी कि हमें सिनोनिम बताना है। यहाँ पर हर्डल का मतलब क्या होता है? हर्डल का मतलब होता है बाधा, क्लियर है। थ्रो की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है? फेंकना। अपोजिशन का मतलब आप जानते हैं विपक्ष होता है। ऑब्स्टेकल की अगर हम बात करें, इसका भी मतलब होता है आपका बाधा। सस्पिशियन का मतलब होता है जो संदेह करते हैं, यहाँ पर किसी पर शक करते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम मीनिंग बताना है, तो हर्डल का सेम मीनिंग क्या होगा? ऑब्स्टेकल, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमें एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ही कुड हैव डन दैट वर्क। तो दैट वर्क पहले आगे आ जाएगा आपका। तो दैट वर्क देखेंगे आप सभी में आगे आ गया है। इसके बाद आपका कुड आएगा, तो कुड भी सभी में दिया गया है। इसके बाद हैव आएगा, तो हैव कहाँ कहाँ पर है आपका? बी में और सी में। तो ए और डी यहाँ से आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद हैव के बाद क्या आता है? बीन लगता है। तो बीन दोनों में लगा हुआ है, बी में भी है सी में भी है। इसके बाद क्या हो जाएगा? बर्ब आएगी। बर्ब क्या है? डन। डन दोनों में है। इसके बाद ही क्या हो जाएगा? बाई हिम पीछे चला जाएगा, तो इस सी वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फाइंड वेयर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। तो हमें यहाँ पर एरर बतानी कि कौन से पार्ट में है। आई रिमेंबर मीट हिम 5 ईयर अगो, या फिर नो एरर। तो इसमें कोई एरर है या फिर कोई नहीं है, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर एक शब्द है रिमेंबर, क्लियर है। रिमेंबर शब्द के बाद हमेशा क्या आता है? जीरंड आता है। जीरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी, क्लियर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जीरंड इसके बाद लगता है। तो यहाँ पर मीट की जगह क्या आना चाहिए? मीटिंग, क्लियर है। आईएनजी फॉर्म लग जाता है, इसको हम जीरंड बोलते हैं। तो रिमेंबर के बाद हमेशा जीरंड आएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है आपका? खरगोन में, क्लियर है। महेश्वर को 2014 में पवित्र शहर घोषित किया गया था। यह नर्मदा नदी के किनारे खरगोन जिले में स्थित है। तो नदी का भी आप नाम ध्यान रखेंगे। और 2014 में इसे पवित्र शहर के रूप में घोषित किया गया था, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? जल वाष्प, क्लियर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखेंगे आप। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो इनमें से भी प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? 3 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में, 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष में, 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में, या फिर 4 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में। तो 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में ये मेला लगता है। अब कहाँ कहाँ पर ये लगता है? पहला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। दूसरा लगता है आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे, क्लियर है। तीसरा नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। और चौथा हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे। तो इन चारों को आप ध्यान रखेंगे, इनसे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न 4 में से 3 प्रकार समान हैं और एक हमें अलग यहाँ पर बताना है, कौन सा है? पहला है 12, 35 और 23। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 और 23 को अगर जोड़ेंगे तो 35 मिल जाता है। अगला क्या है? 17, 24 और 40। तो 17, 24 को जोड़ने पर 40 नहीं मिलेगा। अगला है 25, 40 और 15। तो 15 और 25 को जोड़ने पर 40 मिल जाएगा, ये भी सही है, ये भी सेम है आपका। 8 और 32 को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 40। तो इन 3 में, पहले में, थर्ड में और फोर्थ में, इनमें सेम सीरीज फॉलो हो रही है, लेकिन बी वाला अलग है, तो बी वाला इसका आंसर होगा, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होनी चाहिए? तो पहले तो हमें दूरी पता होना चाहिए, तभी हम औसत गति निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो आपका समय दिया गया ये मिनट में है और यहाँ पर जो आपकी दूरी है किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्लियर है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लें। तो चाल है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 20 मिनट। मिनट को हम घंटे में कैसे कन्वर्ट करते? बटे 60 करके। तो 12 से 5 बार कट जाएगा और 5 से 4 बार। तो दूरी कितनी आ गई यहाँ पर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूरी है। अब यहाँ हमें बताना है कि 15 मिनट में ये पहुँचना चाहता है, तो औसत गति क्या होनी चाहिए? तो 4 किलोमीटर दूरी को 15 मिनट में तय करने के लिए किस चाल से जाना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या हो जाती है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 4 है, समय है 15 मिनट, लेकिन 15 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में। 15 बटे 60 हो जाएगा। तो 15 से कट जाएगा 4 बार और 4 ऊपर गुणा होगा, कितना आएगा? 4 गुणे 4 16 किलोमीटर
प्रति घंटा, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता 10% का लाभ प्राप्त करती है, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। 10% का लाभ का मतलब होता है 110%, ये कितना दिया गया है, 220 है, तो आपको बताना है 30% का लाभ। 30% का लाभ यानी कि 130% की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से 1% कितने के बराबर होगा, 220/100, 110। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें 130% बताना है, तो 130 कितना हो जाएगा, 220/110 इंटू 130, तो 0 से 0 कटेगा, 11 से कटेगा 2 बार, 130 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 260। क्लियर है, तो 260 इसकी कीमत हो जाएगी, जिससे उसको 30% का फायदा हो जाएगा। सी नंबर का आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, महान विभाज्यता का वर्ष किस वर्ष को हम कहते हैं, तो ये लगभग आप सभी जानते होंगे, 1921 को कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले जनसंख्या सही तरीके से भारत की नहीं बढ़ रही थी, लेकिन 1921 के बाद से निरंतर लगातार जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हुई थी, तो इसको क्या कहते हैं, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मक या फिर रुचि, तो इनमें से किससे संबंध होता है परिपक्वता का, तो ये होता है आपका विकास से। क्लियर है, क्योंकि विकास में सभी चीजें आपकी शामिल होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, विकास का सिद्धांत कौन सा है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग विकास दर होती है, अलग अलग प्रकार से उनका विकास होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना, तो किसका विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या फिर बुद्धिमत्ता का, तो व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो सी नंबर का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया था, तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, 2009 में। क्लियर है। अब कुछ चीजें यहां पर और याद रखेंगे आप। संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तथा 86वें संशोधन द्वारा 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपसे आयु पूछी जाती है कि किस वर्ष की आयु के लिए लागू है, तो 6 से 14 साल के लिए। अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में है, तो 21 का में है। कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया था, तो 86वें संशोधन में। क्लियर है। लागू कब हो गया था ये, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्लियर है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, इनसे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है। तो अधिगम अपने स्वभाव में क्या क्या है ये हमें बताना है। निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक या फिर सक्रिय सरल। तो ये क्या है, सक्रिय सामाजिक है। क्लियर है। जो अधिगम है यहाँ पर ये सक्रिय सामाजिक है, आपका स्वभाव की बात की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से किसको जाना जाता है, स्टैनली हॉल को। क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आगे चल के पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंततः वस्तु का निर्धारण करती है, तो किसने ये दिया था, ये दिया था आपका व्यार्थ ने। क्लियर है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या फिर सभी, तो सभी प्रकार का प्रभाव होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या फिर नैतिक आदत। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ये दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये होती है आपकी भावना संबंधी आदत। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन या फिर दौड़ना। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात की गई है, तो ये कौन सी होती है आपकी, चिंतन। क्लियर है। ये सी नंबर का आंसर होगा। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर के 11 के 30 प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा वर्ग 2 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और वर्ग 1 का जो एग्जाम आपका हाल ही में हुआ है 2023 वाला, उसमें इसी पैटर्न पर पार्टी में प्रश्न पूछे गए थे, जो कि वर्ग 2 में आने की बिल्कुल संभावना है। तो इसी प्रकार से हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।